हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में। यानी एक नई सीरीज हमारी स्टार्ट होने जा रही है जो कि है मिडाइवल हिस्ट्री। तो इससे पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री को कवर किया है। 25 क्लासेस लगभग उसकी अवेलेबल हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वाली सीरीज देख सकते हैं और एंशिएंट हिस्ट्री का जो भी इतिहास है उसको आप कवर कर सकते हैं। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिडाइवल हिस्ट्री, यानी जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी लगभग 20 क्लासेस में हम इस मध्यकालीन भारत को कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कुछ इंट्रोडक्शन मध्यकालीन भारत का और फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मध्यकालीन भारत में हम किसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आए मुस्लिम आक्रमणकारी, और उससे पहले हम देख लेते हैं टाइम पीरियड मध्यकालीन भारत का क्या रहा। तो देखिए 712 AD में सबसे पहले भारत में मुस्लिम आक्रमण हुआ था। तो 712 से लेकर टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा 1707 तक मध्यकालीन भारत का। बट क्या है जो ओरिजिनल टाइम पीरियड है, यानी 1857 तक जो मुग़ल काल है, यानी मुग़ल वंश का जो अंतिम शासक रहा बहादुर शाह जफ़र, उसने यानी उसकी जो मृत्यु है वो 1857 में हुई। बट क्या होता है कि 1707 में मृत्यु हो गई थी औरंगजेब की, और औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही जो मुग़ल वंश है उसका पतन हो गया। तो इसलिए मध्यकालीन भारत का जो टाइम पीरियड है वो 1707 ईस्वी तक ही माना जाता है, यानी 1707 AD तक ही माना जाता है। वैसे अगर हम मान लें तो ये 1857 तक भी हम इसे मान सकते हैं। तो दोनों टाइम पीरियड हो सकते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल में मुग़ल वंश पूरी तरीके से कंप्लीट अगर समाप्त हुआ तो वो 1857 में समाप्त हुआ था। बट जो पावरफुल शासक थे वो समाप्त हुए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही। उसके बाद मुग़ल काल का पतन ही होता रहा। तो अगर हम बात करें मुस्लिम आक्रमणकारी की, तो सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण हुआ भारत में। अरबी आक्रमणकारी आए, तुर्की आक्रमणकारी आए। तो इनका टाइम पीरियड रहा 712 से 1206 ईस्वी तक। तो 712 से 1206 ईस्वी तक के जो टाइम पीरियड है उसको हम रखते हैं दिल्ली सल्तनत के पूर्व का टाइम काल, यानी मुस्लिम आक्रमणकारी इस समय भारत में आए। और फिर दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड कितना रहा, तो ये रहा 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। और फिर 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा मुग़ल वंश की स्थापना की जाती है। और मुग़ल काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1526 से 1857। देखिए हम यहाँ पर 1857 लिख रहे हैं, बट कहीं कहीं पर आपको 1707 भी मिलेगा देखने को। हम आपको रीजन ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्यों 1707 को टाइम पीरियड माना जाता है। और एक्चुअल में जो मुग़ल काल है वो पूरी तरीके से समाप्त हुआ था 1857 में। तो ये इसमें आपको डिफरेंस याद रखना है। तो ये तीन एक यानी बड़े टॉपिक हैं, मेजर टॉपिक हैं जिन्हें हम कह सकते हैं, और इनके अंडर ही कई सारे हम टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। कई सारी मुस्लिम शासकों को हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली मध्यकालीन भारत में मिडाइवल हिस्ट्री में टोटल आप पढ़ेंगे मुस्लिम शासकों के बारे में ही, क्योंकि भारत में मुस्लिम आक्रमण जब हुआ तो उसे ही मध्यकालीन भारत का इतिहास यहाँ पर कहा गया। अब हम देख लेते हैं एक स्लाइड के माध्यम से क्या कुछ हमको टॉपिक्स इसमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी के बारे में, और फिर शुरुआत होगी सल्तनत काल की जिसमें गुलाम वंश है। गुलाम वंश के बाद इल्तुतमिश बलबन के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में और उसके शासक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, फिरोज़ शाह तुगलक के बारे में। और दिन फिर आगे हम पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में। फिर आता है हमारा लोधी वंश, और उसके साथ ही सल्तनत काल समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद सल्तनत काल की जो विशेषताएं हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और फिर स्टार्ट होगा मुग़ल वंश, और मुग़ल वंश के जो सभी शासक हैं सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यानी जिनमें बाबर हैं, हुमायूं है, शेर शाह सूरी है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है और औरंगजेब है। तो औरंगजेब तक जितने भी सारे शासक हैं इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे एक क्लास में, एक शासक के बारे में ही, क्योंकि मुग़ल काल के जो शासक हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और उसके बाद अन्य जो मुग़ल कालीन शासक हैं, औरंगजेब के बाद जो ज़्यादातर शासक आए वो सारे कमजोरी थे, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और इस प्रकार से लगभग 20 क्लासेस में जो हमारी मिडाइवल हिस्ट्री है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और इस प्रकार से एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री टोटल हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि बराबर हम आपको हिस्ट्री ही पढ़ाते रहें, हिस्ट्री क्लासेस चलती रहेंगी। और साथ ही साथ संडे स्पेशल में आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स की भी
व्यवस्था की गई, यानी हम वीकली करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे संडे को, और बीच बीच में अगर कोई करंट का टॉपिक आता है तो उसको भी हम कवर करेंगे, और ऑलरेडी सारी चीज़ें आपकी कवर होती चली जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और सबसे पहले देखते हैं अरबी मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, यानी शुरुआत यहाँ से मेडाइवल हिस्ट्री की हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि भारत में मुस्लिम आक्रमण हुआ, और मुस्लिम आक्रमण में भारत में अरबों का आक्रमण हुआ, यानी अरबी लोगों का आक्रमण हुआ, और साथ ही साथ तुर्की लोगों का भी आक्रमण हुआ। तो अगर हम बात करें सबसे पहले भारत में किन का आक्रमण हुआ, सबसे पहले अरबों का आक्रमण हुआ था, यानी सबसे पहले अरब भारत आए। तो जिनमें सबसे पहले भारत में आक्रमण करने वाला शासक था वो था मोहम्मद बिन कासिम। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, सबसे पहले भारत में आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, और इसने किया था 712 AD में। तो 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में आक्रमण किया, और ये आक्रमण किया था उसने आज के जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया, जो सिंध प्रांत है, उस वाले एरिया से भारत में इसने आक्रमण किया था। और उसके साथ ही साथ इसने सबसे पहले देवल, एक बंदरगाह हुआ करता था, तो देवल को इसने अपने कब्जे में लिया, यानी देवल में आक्रमण किया। और उसके बाद और भी जो कई सारे स्थान थे, जिनमें निरून है, सेहवान है, यहाँ पर भी इसने आक्रमण किया। और मुल्तान में आक्रमण किया, मुल्तान को उस काल की स्वर्ण नगरी कहा जाता था, तो इस स्वर्ण नगरी में भी मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। और फिर एक युद्ध होता है जिसे रावर का युद्ध कहते हैं। ये युद्ध हुआ था मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच। तो वहाँ का राजा, सिंध प्रांत का जो राजा हुआ करता था मोहम्मद दाहिर, उसके बीच और मोहम्मद बिन कासिम के बीच ये युद्ध हुआ। और इस इलाके में भी मोहम्मद बिन कासिम ने अपना वर्चस्व जमाया और उसने आक्रमण किया यहाँ पर। और इससे भारत में अरबी संस्कृति भी कुछ मायने पर यहाँ पर आ चुकी थी, और साथ ही साथ कुछ जो अरबी थे उन्होंने भारतीय संस्कृति को भी एडॉप्ट किया। तो सबसे पहला शासक मोहम्मद बिन कासिम, सबसे पहले अरबों ने भारत में आक्रमण किया। कब किया? 712 AD में किया, और सिंध प्रांत वाले एरिया में इसने आक्रमण किया था। और यही सबसे पहला शासक था जिसने जजिया कर लगाया। तो जजिया कर लगाने वाला, वैसे बेसिकली जो जजिया कर है इसके बारे में हम तब पढ़ते हैं जब हम अकबर के बारे में पढ़ते हैं, तभी ये ज़्यादा चर्चा में आता है। बट आपको याद रखना है जजिया कर सबसे पहले जिसने लगाया था वो था आपका MBK मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने ही सबसे पहले जजिया कर को भारत में इंट्रोड्यूस किया था, लगाया था। अब जजिया कर का कुछ इतिहास है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं जजिया कर क्या होता है। तो सबसे पहले आता है जजिया कर। तो जजिया कर होता क्या है? देखिए, ये एक प्रकार का कर होता है, एक प्रकार का टैक्स होता है जो उस ज़माने में गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। यानी जो मुसलमान नहीं हैं उनको ये एक टैक्स देना होता था, क्योंकि क्या होता था कि क्योंकि जो भी शासक हैं वो मुस्लिम हैं, तो मुस्लिम शासक होंगे तो इसलिए वो मुसलमानों के पक्ष में ही बात करेंगे, तो इसलिए गैर मुसलमानों को ये जो कर है जजिया टैक्स है ये देना होता था। तो इसका इतिहास बना रहा, यानी सबसे पहले इसे लगाया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। और ये कर कोई अगर महिला है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, या कोई भी अपंग है, दिव्यांग है, उससे ये कर नहीं लिया जाता था। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर अच्छी बात थी कि महिला, बच्चे, बूढ़े और अपंगों से ये जो कर है नहीं लिया जाता था, जजिया कर नहीं लिया जाता था। और उसके बाद फिर एक शासक है, यानी कौन सा ऐसा शासक है जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला था, यानी ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? वो शासक था फिरोज शाह तुगलक। तो तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक, और इसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला था। और फिर जजिया कर हटाया किसने? यानी जजिया कर बीच में हटाया भी गया, और ये हटाया अकबर ने। तो अकबर एक महान शासक हुआ है मुग़ल काल का, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, अकबर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे वहाँ पर अकबर ने बहुत सारे काम किए, धर्मनिरपेक्ष इसने कार्य किए, दोनों यानी सभी धर्मों के पक्ष में इसने कार्य किया, और इसने जजिया कर को हटा दिया था। बट जैसे ही अकबर की मृत्यु होती है, शासक आता है औरंगजेब, और इसने पुनः इस कर को दोबारा से इस कर को लगा दिया, और इसके साथ ही साथ अंग्रेज़ों से भी इस कर को वसूला था किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब जिसे एक क्रूर शासक भी माना जाता है, तो इसने पुनः जजिया कर को लगा दिया और अंग्रेज़ों से भी जजिया कर को वसूला था। और उसके बाद अंत में
अंत में पूरी तरीके से हटा दिया किसने? मोहम्मद शाह रंगीला ने। तो मोहम्मद शाह रंगीला जो कि मुग़ल काल का ही एक शासक था, उसने इसे पूरी तरीके से जजिया कर को हटा दिया। तो ये जजिया कर का इतिहास है। हमने कई सारी चीज़ें आपको एक साथ यहाँ पर बता दी हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए जो अरब आक्रमणकारी थे उनका यहाँ से काम समाप्त होता है, यानी उनमें एक ही मुख्य शासक था, वो था मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद कुछ तुर्की भी यहाँ पर आए, यानी कुछ तुर्की मुस्लिमों ने भी यहाँ पर आक्रमण किया। और इसमें आक्रमण किसने किया? तो अलब्तगीन शासक ने आक्रमण किया। फिर यहाँ पर सुबुक्तगीन का आक्रमण हुआ भारत में। और फिर महमूद गजनवी और उसके बाद मोहम्मद गौरी। तो अलब्तगीन, सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, ये जो सारे शासक हैं ये हैं तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारी हैं। तो इसमें देखिए जो अलब्तगीन है, सुबुक्तगीन है, यानी अलब्तगीन ने ही भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना की, बट ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी इनके बारे में डिटेल में पढ़ने की हमें कोई नीड नहीं है। और साथ ही साथ सुबुक्तगीन, इनके बारे में भी डिटेल में नहीं पढ़ना, केवल इनका नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले जो तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो थे अलब्तगीन, फिर सुबुक्तगीन और उसके बाद महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। तो हमको पढ़ना है महमूद गजनवी के बारे में डिटेल में और मोहम्मद गौरी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं महमूद गजनवी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो देखिए महमूद गजनवी, इसने गजनी वंश की स्थापना की थी, यानी महमूद गजनवी गजनी वंश का संस्थापक माना जाता है। और ये जो तुर्की मुस्लिम थे ये कहाँ से आए थे? तो गजनी वंश, ये वंश हुआ करता था अफ़गानिस्तान का। तो यानी जो महमूद गजनवी है वो अफ़गानिस्तान से आया था भारत, और इसने गजनी वंश की स्थापना की थी, यानी गजनी वंश का यह संस्थापक हुआ करता था, और इसीलिए इसका नाम महमूद गजनवी इसने अपना नाम रख रखा था। और इसने भारत में शासन किया 1000 से 1027 AD तक इसका शासन भारत में रहा। और इस टाइम पीरियड के दौरान इसने 17 बार भारत में आक्रमण किया। तो 17 बार, यानी 27 साल के अपने शासनकाल में इसने 17 बार भारत में आक्रमण किया, और इसने बहुत सारी क्षति भारत को पहुंचाई थी, और इसीलिए इसे मूर्ति भंजक और बुद्ध सिकन भी कहा गया। इसे मूर्ति भंजक और बुद्ध सिकन कहा गया, क्योंकि इसने कई सारे हिंदू मंदिरों को भी तुड़वाया और बहुत सारी हानि इसने पहुंचाई, और ये हमेशा लूट के इरादे से ही भारत में आक्रमण करता रहा है, और इसीलिए इसे लुटेरा भी कहा जाता है, यानी भारत का लुटेरा भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसने जितने भी सारे आक्रमण किए, सारे इसने धन प्राप्ति के लिए ही सभी आक्रमण इसने किए। और इसके साथ ही साथ इसने उपाधि धारण कर रखी थी, यानी इसे सुल्तान की उपाधि और उसके साथ ही साथ यामिन उल दौला की उपाधि इसको दे रखी थी। इसके एक गुरु थे अल कादिर बिल्ला, उन्होंने इसको उपाधि दी थी, सुल्तान की उपाधि, यामिन उल दौला की उपाधि इसको दी थी। और इसके साथ ही साथ इसे मूर्ति भंजक कहा जाता है, बुद्ध सिकन भी कहा जाता है। और इसने आक्रमण किया धन प्राप्ति के लिए सभी जगहों पर। तो इसके कुछ आक्रमण पर हम यहाँ पर नज़र डाल लेते हैं। तो महमूद गजनवी के आक्रमण हुए, कई सारे आक्रमण इसने वहाँ पर किए। और सबसे पहले इसने आक्रमण किया था, वहाँ पर राजा हुआ करते थे, राजा जयपाल। तो इसने जयपाल को दंडित करने के लिए एक अभियान चलाया, और अभियान में ये सफल रहा पूरी तरीके से। और जयपाल एक ऐसा शासक है जिसने गजनी के आक्रमण से डरकर आत्मदाह कर लिया था, यानी जो जयपाल है इसने आत्मदाह कर लिया था गजनी के आक्रमण से। और उसके बाद इसने जो इसका सबसे बड़ा आक्रमण माना जाता है 1025 ईस्वी में, 1025 से 1026 ईस्वी के बीच इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर में इसने आक्रमण किया था। और तब यहाँ पर शासन हुआ करता था भीम प्रथम का, जो कि चालुक्य सोलंकी वंश का राजा हुआ करता था। भीम प्रथम इसका यहाँ पर शासन हुआ करता था गुजरात में। और सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है, जो कि
गुजरात में स्थित है और उस समय गुजरात में चालुक्य सोलंकी वंश का शासन हुआ करता था। भीम प्रथम यहाँ पर शासक था और ये गजनी के आक्रमण से डरकर भाग गया था और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्षति सोमनाथ मंदिर को पहुँचाई थी महमूद गजनवी ने। और सबसे ज़्यादा जो सोना है और रुपया है वो इसने यहीं से लूटा था, यानी सबसे ज़्यादा जो उसको सोना या धन की प्राप्ति हुई थी वो सोमनाथ मंदिर में आक्रमण से ही हुई थी। इस प्रकार से इसने यहाँ पर आक्रमण किया 1025 में, जो सबसे बड़ा इसका आक्रमण था। और इसके साथ ही साथ इसने और भी कई सारे मंदिरों में आक्रमण किया। और फिर क्या होता है, 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई और इसे अफ़गानिस्तान के गजनी में दफना दिया गया। तो अफ़गानिस्तान की गजनी में ही इसको दफना दिया गया। 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। और अब इसके कुछ कवि थे, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके कवि थे जिसमें सबसे पहले 1014 ईस्वी में आया था अल-बरूनी, जो इसके समय में कवि है। इन्होंने किताब भी लिखी है। तो अल-बरूनी यहाँ पर सबसे पहले गजनी के साथ आया 1014 ईस्वी में और इसने रचना की थी किताब उल हिंद की। तो किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल-बरूनी, जो कि इसी के समय में भारत आया था। उसके बाद एक और कवि है उतबी, और उतबी ने रचना की थी चाशनामा की, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई बुक है। और उसके बाद एक और कवि है फिरदौसी, और फिरदौसी ने लिखी थी बुक शाहनामा। तो ये बुक्स हैं, ये भी आपको याद रखनी। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा कवि महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत में था। तो इसमें अल-बरूनी है, उतबी है, फिरदौसी है, ये तीनों महमूद गजनवी के शासनकाल के ही कवि हैं। तो इस प्रकार से महमूद गजनवी का यहाँ से शासनकाल ख़त्म होता है और फिर यहाँ पर शासन होता है मोहम्मद गौरी का, जो कि गौर वंश का शासक है। और ये भी तुर्की शासक के यानी तुर्की शासक ही है ये भी, मोहम्मद गौरी। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तो और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए और इसी प्रकार के जो हिस्ट्री है या अन्य जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी न्यू वीडियो हमारा अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी आप ज्वाइन करें, जिससे जो भी करंट से रिलेटेड न्यूज़ है या अन्य टॉपिक से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है वो आपको वहाँ पर अवेलेबल होगी। और आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए और अपनी नॉलेज को इन्हेंस करते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।